खेत में गिरा सेना का माइक्रो एयरक्राफ्ट, पायलट सुरक्षित। बगदाहा गांव में सेना का माइक्रो एयरक्राफ्ट का इंजन अचानक फेल हो जाने के कारण क्रैश होकर खेत में गिर गया। एयरक्राफ्ट पर 2 पायलट सवार थे, लेकिन इस घटना में दोनों पायलट बाल बाल बच गए। ग्रामीणों ने बताया कि माइक्रो एयरक्राफ्ट का प्रशिक्षण देने के लिए 2 पायलट ने गया के ओटीए से उड़ान भरा था। जैसे ही एयरक्राफ्ट बोधगया के बगदाहा गांव के पास पहुंचा, अचानक तेज आवाज के साथ जा गिरा। उस दौरान थोड़ी देर के लिए गांव के ग्रामीणों के बीच अफरातफरी मच गई। हालांकि घटना की सूचना के बाद घटनास्थल पर सेना के अधिकारी पहुंच गए। घटना गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र अंतर्गत बगदाहा गांव की है। घटनास्थल पर मौजूद सेना के एक अधिकारी ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि माइक्रो एयरक्राफ्ट प्रशिक्षण के लिए उड़ान भरा था। अचानक इंजन फेल होने की वजह से खेत में जा गिर गया। क्षतिग्रस्त एयरक्राफ्ट को वापस कैंप ले जाने की तैयारी की जा रही है। घटना से करीब 4 कट्ठा गेहूं की फसल भी बर्बाद हो गई। विदित हो कि पूर्व में 28 जनवरी 2022 को भी सेना का माइक्रो एयरक्राफ्ट इसी गांव बगदाहा में गिरने की घटना हुई थी। मोदी ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ को बधाई दी है। उन्होंने एक बार फिर भारत की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए एक्स पर शहबाज को बधाई संदेश दिया। पीएम मोदी ने लिखा, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बधाई। गौरतलब है कि शहबाज शरीफ ने सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वह 2022 के बाद दूसरी बार देश की बागडोर संभालेंगे। शहबाज ने दूसरी बार ऐसे समय में पाकिस्तान की बागडोर संभाली है जब देश आर्थिक बदहाली का सामना कर रहा है। आरिफ अलवी ने राष्ट्रपति भवन, ऐवान-ए-सद्र में आयोजित एक समारोह में 72 वर्षीय शहबाज को पद की शपथ दिलाई। बता दें कि संसद भंग होने से पहले शहबाज शरीफ ने अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। अब आम चुनाव के बाद उनकी पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी गठबंधन बना लिया। इस गठबंधन की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर शहबाज शरीफ का नाम आगे किया गया। 336 सदस्यीय सदन में गठबंधन को 201 वोट मिले थे। कोरोना संक्रमित लोगों के आईक्यू में गिरावट। कोविड-19 के वैश्विक मामले भले ही अब काफी नियंत्रित देखे जा रहे हैं, पर संक्रमण का शिकार रहे लोगों में लॉन्ग कोविड का जोखिम अब भी स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए गंभीर चिंता का कारण बना हुआ है। कोरोना को लेकर हुए कई शोध में बताया जाता रहा है कि सार्स-CoV-2 वायरस ने शरीर को दीर्घकालिक रूप से कई प्रकार से क्षति पहुंचाई है। विशेषतौर पर हृदय, फेफड़ों की सेहत पर इसके गंभीर दुष्प्रभाव देखे जाते रहे हैं। हालिया अध्ययन में कोरोना के कारण मस्तिष्क से संबंधित समस्याओं को लेकर भी अलर्ट किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण का शिकार रहे कई लोगों को बीमारी से ठीक होने के बाद संज्ञानात्मक क्षमता में कमी महसूस हो रही है। हाल ही में प्रकाशित एक शोध में विशेषज्ञों की टीम ने बताया, जो लोग कोविड-19 से ठीक हो गए, उनमें 1 साल बाद तक आईक्यू लेवल में कम से कम 3 पॉइंट तक की कमी देखी गई है। वैसे तो ये गिरावट ज्यादा नहीं है, पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि बड़ी आबादी में मस्तिष्क से संबंधित जोखिमों को लेकर अलर्ट रहने की आवश्यकता है। पेपर लीक मामले में योगी की बड़ी कार्रवाई। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में राज्य सरकार ने भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष डीजी रेणुका मिश्रा को हटा दिया है। उन्हें फिलहाल प्रतीक्षारत रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस का गलत चयन, एफआईआर कराने में हिलाहवाली और बोर्ड की आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट देने में देरी की वजह से उनको हटाने का फैसला लिया गया है। सूत्रों की माने तो पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसटीएफ जल्द ही प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकती है। अब तक हुई जांच में प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर लीक होने के प्रमाण मिल रहे हैं। एसटीएफ की टीमें प्रिंटिंग प्रेस के संचालकों, कर्मचारियों, सुरक्षाकर्मियों आदि के बारे में गहनता से पड़ताल करने में जुटी है। अधिकारियों की माने तो जल्द ही पेपर लीक मामले में कई अन्य जिलों में भी एफआईआर कराने की तैयारी है। इसके अलावा हाल ही में डीजी के पद पर प्रोन्नत हुए अभय कुमार प्रसाद को ईओडब्ल्यू से हटाकर नागरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
दोबारा दिल्ली की ओर बढ़ेंगे किसान। शंभू बॉर्डर पर सोमवार को भी किसान नेता दिनभर बैठक कर रणनीति बनाने में जुटे रहे। नेताओं ने मंच से सरकार की किसानों के प्रति कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि 6 मार्च को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर तो पक्का मोर्चा लगा रहेगा, मगर अन्य राज्यों से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि आंदोलन के संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा से सहमति बनी है, जिसे जल्द ही मोर्चा पदाधिकारियों संग बैठक कर अंतिम रूप दिया जाएगा। दूसरी ओर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने चुनाव न लड़ने की शर्त मानने से इनकार कर दिया है। ऐसे में उन्हें फिलहाल आंदोलन में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि उन्होंने बाहर से समर्थन देने की बात कही है। इस संबंध में भाकियू चढ़ूनी गुट के किसानों की 5 मार्च को प्रदेश स्तरीय बैठक कुरुक्षेत्र में होनी है। उत्तराखंड में भारी बिजली संकट की संभावना। केंद्र की विशेष सहायता की मियाद 31 मार्च को खत्म होने जा रही है। अब यूपीसीएल ने 2 साल के लिए 400 मेगावाट बिजली की मांग का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए यूपीसीएल ने गैस आधारित बिजली के अलावा एनर्जी एक्सचेंज से भी 3 माह के लिए 100 मेगावाट बिजली खरीदी है। दरअसल केंद्र ने पिछले साल मार्च में 350 मेगावाट बिजली राज्य को दी थी, जो वर्तमान में 150 मेगावाट ही मिल रही है। 31 मार्च को यह भी मिलनी बंद हो जाएगी, जबकि अप्रैल, मई और जून माह में प्रदेश में बिजली की मांग अपने चरम पर होती है। ऐसे में केंद्र से और मदद न मिलने की सूरत में भारी बिजली किल्लत में और कटौती हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की तैयारी। भारत सरकार ने योग को विश्व स्तर तक प्रचारित और प्रसारित किया और अपने प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत की। इसके साथ ही प्रतिवर्ष योग के महत्व से लोगों को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव भी मनाया जाता है। इस वर्ष योग महोत्सव की शुरुआत मार्च महीने में हो रही है। सप्ताह भर मनाए जाने वाले योग महोत्सव में 100 देशों के योग प्रशिक्षक और साधक प्रतिभाग करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक 88 देशों के 1100 साधकों ने पंजीकरण करा लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन एक बार फिर से उत्तराखंड के ऋषिकेश में हो रहा है। ऋषिकेश में स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम में कार्यक्रम का आयोजन होगा। बैंक के लिए 5 दिन काम का नियम हो सकता है लागू। निर्वाचन आयोग बहुत जल्द आम चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। इससे पहले सरकारी बैंक कर्मचारियों को अच्छी खबर मिल सकती है। मोदी सरकार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने से पहले सरकारी बैंक कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। हफ्ते में 5 कामकाजी दिन को मंजूरी मिल सकती है। वहीं दिसंबर में बैंक यूनियनों के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर होने के बाद इन कर्मचारियों के वेतन में भी 17% की वृद्धि होने की संभावना है। बैंक यूनियनों ने सरकारी, आरबीआई कार्यालयों और एलआईसी की तरह ही 180 दिनों के भीतर हफ्ते में 5 कामकाजी दिन लागू करने की अपील की थी। एक अधिकारी ने कहा, हफ्ते में 5 दिन पर जल्द फैसला हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार सप्ताह में 5 कार्य दिवस के प्रस्ताव का समर्थन करती है। इसकी घोषणा के लिए उचित समय का इंतजार था, शायद अब समय आ गया है। आठवें वेतन आयोग के गठन की सिफारिश। देश में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कर्मियों की तरफ से केंद्र सरकार के पास कई तरह के सुझाव आ रहे हैं। अभी तक केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन करने की घोषणा नहीं की है। केंद्र सरकार यह भी कह चुकी है कि अभी ये प्रस्ताव उसके पास विचाराधीन नहीं है। दूसरी तरफ कर्मचारी संगठन लगातार वेतन आयोग के गठन का दबाव डाल रहे हैं। आंदोलन की चेतावनी दी गई है। पटवारी की मिली भगत से किया गया गलत सीमांकन। हंसीबाई द्वारा ढीमरखेड़ा में लगाया गया था सीमांकन। बताते चलें कि 4 दिन पहले कुछ दबंगों ने खेत में की थी महिला की पिटाई। पुलिस चौकी सिलोंडी में जानकारी देने के बाद भी सिलोंडी चौकी पुलिस ने नहीं दिया ध्यान। पटवारी द्वारा निजी भूमि का सीमांकन न कर सरकारी भूमि का सीमांकन किया गया।